देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके सामने। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपका? क्वेश्चन नंबर है आपका 13। उसने बोला कि शॉपकीपर एक आर्टिकल बेचता है। शॉपकीपर क्या कर रहा है, एक दुकानदार है, एक आर्टिकल को बेच रहा है और उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस का मतलब ये होता है कि फाइनली उसे हम कम से कम कितने दाम में खरीदा जा सकता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पर, वो 400 रुपीज के बराबर है। और फिर उसने क्या बोला है कि दुकानदार जो है उसको 462 रुपीज में बेचता है। ठीक, दुकानदार जो है वो उसको 462 रुपीज में बेचता है, इंक्लूडिंग, है ना, जब 5% उस पर टैक्स भी लग जाता है ना। 5% जब उस पर टैक्स भी लग जाता है तब उसे इस 400 रुपए को 462 रुपीज में बेचना पड़ता है। तो बताइए वो कितने में बेच रहा है? वो सेलिंग प्राइस क्या है उसकी? 462 रुपीज है। ये जो सेलिंग प्राइस है वो 5% टैक्स लगाकर है। उसको टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है वो पता करते हैं। बताइए, इस पे 5% टैक्स लगाएंगे, है ना, 5% टैक्स इस पर लग रहा है। ओके, यदि हम इसको रिवर्स कर दें यहाँ से तो 100 डिवाइड बाई 105। ओके, तो यहाँ से ये कितना बन के आएगा, मतलब वो 440 बन के आया। कितना बन के आया? 440 बन के आया। इसका मतलब ये है कि उसने 400 रुपये में खरीदा, अब वो उसे 440 रुपये में बेचना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे को 40 रुपये का प्रॉफिट हो। लेकिन जब वो मार्केट में बेचने जाता है तो सरकार बोलती है कि जो भी आप सामान बेचोगे उसमें से आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 5% टैक्स देना पड़ेगा, तभी जाकर आप उसे बेच सकते हो। तो उसने देखिए 5% जब उसने टैक्स दिया, है ना, तो उसे 462 रुपीज का बेचना पड़ रहा है। लेकिन उसका जो एक्चुअल बेस प्राइस क्या है, बेस प्राइस जो है मार्केट में वो कितना है, वो है 440 रुपीज। तो आप मुझे बताइए कि बेस सेलिंग प्राइस क्या है, वो है 440 रुपीज, है ना। और आपके सामने कॉस्ट प्राइस क्या है, वो है आपके सामने 400 रुपीज। अच्छा, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपके सामने किसका फॉर्मूला लिखा हूं मैं, वो होता है आपके सामने प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 40 डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये से ये कैंसिल दिस, यहाँ से क्या आ जाएगा, उसे कुल मिलाकर 10% का प्रॉफिट हुआ। उसने बोला भाई चलो टैक्स लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे 40 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। तो वो मार्केट में उसे ये कितने में बेचना पड़ रहा है, उसको 462 रुपीज में बेचना पड़ रहा है। और उसे कितना टैक्स देना पड़ रहा है, 5% टैक्स देना पड़ रहा है। तो हमने निकाल लिया, मतलब उसका हर आर्टिकल पे उसे 22 रुपया टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। तो देखिए यहाँ पर उसको प्रॉफिट कितना आ गया, 10% आ गया। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम कर रहे होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन भी काफी आपके सामने सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, आपको बोला है कि ए बी सी तीन राशियां हैं, तीन अमाउंट है। ठीक, करना क्या है, यहाँ पर आपके सामने तीन अमाउंट है, तीन राशियां हैं, ए बी सी। कंडीशन क्या बोला है कि बी जो है वो सी पर सिंपल इंटरेस्ट है। बी इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन सी। क्या यही दिया हुआ है? हाँ, बी सी पर सिंपल इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, बी सी पर सिंपल इंटरेस्ट, इसका मतलब यह हुआ कि जो बी है वो सी पर साधारण ब्याज है ना। तो इसका मतलब यह है कि हम क्या लिख सकते हैं, बी सी पर साधारण ब्याज है तो क्या लिखेंगे, बी बराबर सी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। आपको ये पता है ना कैसे करते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में, है ना। और फिर देखिए उसके बाद क्या बोला है उसने, उसके बाद बोला है कि सी ए पर साधारण ब्याज है। सी जो है वो ए पर साधारण ब्याज है, मतलब सी इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए। तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। ये हो गई दो इक्वेशन। दो इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और ए बी सी के बीच रिलेशन बनाइए। तो बताइए यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या बना सकता हूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या बन सकता है, बी बाई सी इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई टी डिवाइड बाई 100। ये हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या बन सकता है, सी बाय ए बराबर
R मल्टीप्लाइड बाय T डिवाइड बाय 100। अब देखिए यहाँ पर RT बाय 100 RT बाय 100 दोनों ही सेम है। इसका मतलब ये है कि B बाय C इक्वल्स टू C बाय A लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम BA इक्वल्स टू C स्क्वायर लिख सकते हैं। ये होगा आपका आंसर। बहुत सिंपल था, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था। सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100 होता है। ओके, देखिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है यहाँ पर, वो देखते हैं। वो बोल रहा है द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स इन टू क्लासरूम A एंड B इज 3:2। यहाँ पर दो क्लासरूम है, एक है क्लासरूम A और दूसरी है क्लासरूम B। मान लेते हैं कि जो A क्लासरूम है उसमें स्मॉल A बच्चे हैं और जो B क्लासरूम है वहां पर स्मॉल B बच्चे हैं। उसने बोला कि इन दोनों क्लासरूम में जितने बच्चे हैं उनका रेशियो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, A रेशियो B, मतलब A बटे B क्या दिया हुआ है, A अनुपाते B, वो दिया है बराबर 3:2 दिया हुआ है आपका। ठीक है, फिर उसने बोला इफ 10 स्टूडेंट है ना, इफ 10 स्टूडेंट जो है वो A से B में चले जाते हैं। ठीक है ना, मतलब क्या बोल रहा है वो, केस वन देखो, केस वन देखो क्या बोला है कि A से 10 स्टूडेंट निकलकर B में चले जाते हैं। A से 10 स्टूडेंट निकलकर B में चले जाते हैं, तो A से 10 स्टूडेंट निकलेंगे तो A-10 और B से 10 स्टूडेंट जाएंगे तो B पर 10 स्टूडेंट जाएंगे तो B+10। तो अनुपात क्या बन जाता है आपका, 7:8 बन जाता है। इसका मतलब नाउ अब क्या रेशियो बन जाएगा, A-10 डिवाइड बाय B+7 इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाय 8। यही दिया है ना, 7:8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ये सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A की वैल्यू लिखिए, A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से 3/2B। ओके, ठीक, यहाँ से देखिए A की वैल्यू आई है 3/2B। अब यही A की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3/2B-10 बराबर 7 का डिवाइड बाय B+7 डिवाइड बाय 8। 8 को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3/2B मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 8 बराबर 7B+70। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपके सामने, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 12B माइनस 80 बराबर 7B+70। अच्छा, 12B माइनस 7B क्या बन जाएगा यहाँ से 5B। ठीक है, 80, अब ये देखिए -80 है, उस साइड जाएगा तो +80 हो जाएगा। तो 80 में यदि आप 70 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, वो 150 बनेगा। इसका मतलब ये है कि B की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से B की वैल्यू आएगी आपके सामने 30 के बराबर। मतलब जो क्लासरूम B है वहां पर कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्लासरूम A में कितने बच्चे, तो यहाँ पर B की वैल्यू रख दीजिए, वो जाएंगे 30 है ना, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 है ना, 15 3 जा 45। मतलब A क्लासरूम में 45 बच्चे हैं और B क्लासरूम में है 30 बच्चे। अब क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन में आपके सामने बोल रहा है कि कितने बच्चे A से B में मैं कर दूं, है ना, कितने बच्चे मैं A से निकाल कर B में रख दूं, है ना, कितने बच्चे मैं A से निकाल कर B में रख दूं कि जो अनुपात है 8:7 हो जाए। मतलब क्या करना है, उसने क्या बोला कि मैं A से कितने बच्चे निकालूं और B में रख दूं, A से कितने बच्चे निकाल कर मैं B में भेज दूं कि जो अनुपात है वो 8:7 हो जाए। तो मान लेते हैं कि मैं A से X बच्चे निकाला हूं और B में X बच्चे चले गए। ठीक, तो जब A से हमने X बच्चे निकाले और B में X बच्चे चले गए तो अनुपात क्या है, 8/7। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक और इक्वेशन बन गई। अब देखिए एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। क्या करना होगा आपको, 45 - x बाहर 7 का मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 8 30 + x। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ये तो आपको पता होगा। अब यहाँ से 45 बट मल्टीप्लाइड बाय 7 - 7x बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 8 3 जा 24 + 8x। इसको आप उस साइड भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, ये वो बन जाएगा, देखिए 7 5 जा 35, 5 और 3, 7 4 जा 28, 3 1 5 है ना। इधर देखिए यहाँ पर 240 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 240 इक्वल्स टू 15x। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 315 - 240 वो हो जाएगा 5
और यहाँ पर देखिए 75 इक्वल्स टू 15x, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, है ना, 15 3 जा 40, सॉरी 15 2 जा 40, 15 3 जा 45, 15 4 जा 16, 15 5 जा 75। इसका मतलब यहाँ से आपको 5 बच्चे निकालने हैं, 5 बच्चे उधर भेज देना है, तो अनुपात क्या हो जाएगा 8/7। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर है आपका, है ना। तो नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट मस्ट बी शिफ्ट फ्रॉम इन ऑर्डर टू रेशियो, तो आपको देखिए रेशियो क्या करना है, आपका 8:7 रखना है। तो यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा आपके सामने, x इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शन कुछ और ही दिए हुए हैं, यहाँ पर रेशियोज में दिया हुआ है, कोई बात नहीं, बढ़िया हो गया आपका। यहाँ पर आपको बोनस मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन तरीका याद रखिएगा आपको, ठीक है। तरीका याद रखिएगा, यहाँ पर आपको क्या हो तरीका होता है, तरीका आपको याद रखना है कैसे हम सॉल्व करते हैं। जो जो क्वेश्चन बोल रहा होता है हमें स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन में चलना होता है, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में बोला है कि एलेक्स नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, उसने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया। तो मान लेते हैं कि जो एलेक्स है, ठीक है, उसने n नंबर ऑफ शेयर खरीदे। कितने शेयर खरीदे, n नंबर ऑफ शेयर बॉट। उसने एलेक्स ने n नंबर ऑफ शेयर खरीदे, मतलब जितने उसने n नंबर के मतलब n शेयर खरीदे हैं, प्रत्येक का जो प्राइस है वो x है, प्रत्येक का प्राइस क्या है, x है। तो मुझे बताइए कि उसने कितना इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टेड मनी, है ना, इन्वेस्टेड मनी, उसने कितना इन्वेस्ट किया, मतलब उसने कितना पैसा लगाया। तो देखिए हर प्राइस, हर शेयर का प्राइस यदि x रुपए है और नंबर ऑफ शेयर कितने n है ना, हर शेयर का जो मूल्य है वो x है और कुल शेयरों की संख्या है वो कितनी है ना, n है। तो उसने कितना इन्वेस्ट किया है, उसने xn रुपए इन्वेस्ट किया है, ठीक। अब उसने क्या बोला है, उसने ये बोला कि कुछ समय बाद क्या होता है कि जो शेयर का जो मूल्य है ना, प्रत्येक शेयर का जो मूल्य है वो 20 रुपए बढ़ जाता है, प्रत्येक शेयर का जो मूल्य है वो 20 रुपए बढ़ जाता है। और उसको ऐसा होने के बाद क्या होता है कि उसे 6000 का प्रॉफिट हो जाता है, मतलब उसने एक्सन रुपए इन्वेस्ट किया था और यदि हर शेयर का मूल्य 20 रुपए बढ़ जाता है उसके 6000 का प्रॉफिट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पर। यदि हर शेयर का मूल्य 20 रुपए बढ़ गया तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, उसे 6000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्शन मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी पहले कितना था उसका, इन्वेस्ट कितना किया उसने, एक्शन किया, प्रॉफिट कितने का होगा 6000, सही है ना। प्रत्येक शेयर की कीमत 20 रुपए बढ़ा दी हमने, देखो बढ़ा दी है, और उसे 6000 का प्रॉफिट हुआ तो हमने 6000 लिख दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्शन प्लस 20n बराबर एक्शन प्लस 6000, एक्शन से एक्शन कैंसिल, एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 300। तो उसने टोटल कितने शेयर खरीदे कंपनी के उसने 300 शेयर खरीद के रखे हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम करें। देखिए मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में बोला है कि यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं आपके सामने, P, Q और R, ठीक है, 3 व्यक्ति हैं। किसी काम को जो P है ना वो 6 दिन में निपटा लेता है ना, कोई एक काम है जो P है उसको अकेले 6 दिन में निपटाता है, ठीक। और जो Q है उसी काम को कितने दिन में निपटाता है, वो 9 दिन में निपटाता है, और वहीं जो R है उसी काम को 12 दिन लगाता है करने में। तो आप मुझे बताइए कि यदि ये लोग है ना उस काम को एक दिन करेंगे, है ना, उस काम को केवल एक दिन कर, देखिए P जो है उस काम को 6 दिन में खत्म कर रहा है, R जो है उस काम को 9 दिन में खत्म कर रहा है, और Q जो है उस काम को, सॉरी Q जो है उस काम को 9 दिन में, R जो है उस काम को 12 दिन में खत्म कर रहा है। तो आप मुझे बताइए कि ये लोग एक दिन में काम का कितना हिस्सा कर लेंगे। तो मैं यदि बात करूं कि ये जो लोग हैं वो ना वन डे में कितना पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट कर लेंगे, मतलब काम का कितना हिस्सा कंप्लीट कर पाएंगे। तो जो देखिए बताइए जो P है ना वो काम का 1/6 हिस्सा कंप्लीट कर पाएगा। ये क्या करना होता है, यहाँ से इसको करने का तरीका क्या होता है कि है ना जो वर्क है ना, वर्क है वो उसको कंप्लीट करने में कितना दिन लग रहा है, 6 दिन लग रहा है, ठीक। तो यहाँ से वन डे इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, वन डे इक्वल्स टू लिख सकते हो 1/6 ऑफ वर्क। ये होता है ट्रिक करने का, ठीक है। उसी प्रकार बताइए P जो है वो 1/6 दिन में करेगा, ओके।
उसी प्रकार सॉरी पी जो है एक दिन में एक काम का 1/6 हिस्सा करेगा, क्यू जो है उसी काम को 1/9 हिस्सा करेगा, और जो आर है उस काम को 1/12 हिस्सा करेगा। ठीक है ना, उस काम का 1/12 हिस्सा ही कर पाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, उन्हें क्वेश्चन में बोला है कि पी क्यू आर जो है, अब वो उस काम को अकेले अकेले नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम मिलके काम करेंगे, मिलके काम करते हैं, देखते हैं कितने दिन में खत्म होगा। ओके, तो देखिए अब उन्होंने क्या प्लानिंग की, चलिए मिलके काम करते हैं। ओके, अब उनका प्लान क्या है कि भाई हम मिलकर काम करेंगे। ठीक, तो जब उसने बोला कि देखिए चलिए मिलके काम करते हैं, देखिए जब वो मिलके काम करेंगे तो इस काम को खत्म करने में कितना दिन लगेगा, तो मान लेते हैं कि जब वो मिलके काम करते हैं तो काम को खत्म करने में लगता है x दिन, है ना। कितना दिन लगेगा, x दिन लग रहा होगा उस काम को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, आपको मुझे अब ये बताना है कि वो लोग, है ना, प्रत्येक दिन काम का कितना कितना हिस्सा करेंगे, वो तो आपको दिया हुआ है 1/6, 1/9, 1/12। प्रत्येक दिन काम का कितना कितना हिस्सा करेंगे, वो 1/6, 1/9, 1/12। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि, है ना, जब ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, जब ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो वो कितना मेहनत करा होगा उन्होंने। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, जब ये पूरा काम खत्म हो जाएगा तो उन्होंने कितना कितना काम, कितने कितना हिस्सा काम किया होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि मान लो P जो है वो x दिन काम करता है, Q भी x दिन काम कर रहा है, और R भी x दिन काम कर रहा है, लेकिन सब मिलकर कर रहे हैं। फिर भी जो P है वो x/6 हिस्सा काम किया होगा, है ना। Q जो है वो x/9 हिस्सा काम किया होगा, और R जो है वो काम का x/12 हिस्सा ही किया होगा उनकी क्षमता के अनुसार। तो ये देखिए, ये रहा है आपका कि यदि मान लीजिए उस काम को मिलकर करते हैं, है ना, वो लोग उस काम को मिलकर करते हैं, तो है ना कितने दिन में खत्म होगा, मान लेते हैं हम x दिन में खत्म होगा। फिर भी है ना, P जो है वो उस काम का x/6 हिस्सा करेगा, और Q जो है उस काम का x/9 हिस्सा कर पाएगा, और R जो है उस काम का x/12 हिस्सा कर पाएगा। काम को मान लेते हैं कि वो गड्ढा खोद रहा है, ठीक, गड्ढा खोद रहा है, पूरा हमें कुआं खोदना है। ठीक है, तो मान लीजिए वो जो P है वो कुएं का x/6 हिस्सा खोद पाएगा, उसकी कितनी क्षमता है। ठीक है, एक दिन में खोदने की क्षमता थी x/6, x दिन में खोदने की क्षमता क्या होगी, x एक दिन में खोदने की क्षमता, एक की क्षमता है वो क्या है 1/6। वहीं एक गड्ढे को खोदने की जो Q की क्षमता है वो 1/9 है, और R की जो क्षमता है वो 1/12 है। तो हमने बोला ये एक दिन की क्षमता है, यहाँ पर हम x दिन की क्षमता निकाल लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें रेशियो ले लेना है सबका, है ना, सबके जो क्षमता है उसका रेशियो ले लेंगे। देखिए यहाँ पर रेशियो क्या आएगा, वो आएगा x/6 रेशियो x/9 रेशियो x/12। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बन के आएगा, बनेगा 1/6 रेशियो 1/9 रेशियो 1/12। ठीक है, अभी देखिए रेशियो जो है वो फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन के रेशियो को कन्वर्ट करने के लिए, मतलब फ्रैक्शन में यदि रेशियो होता है इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, किसी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, है ना, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो तीनों के डिवीजन में आए, तीनों के टेबल में आ रहा हो, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो कि तीनों के टेबल में आता है, वो कौन सा होता है, वो होता है 36, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 रेशियो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36, 9 4 36, 4 रेशियो 3, है ना। तो इसका मतलब ये है कि उनके वर्क रेशियो क्या है ना, काम के करने का जो रेशियो है वो ना, काम करने की जो क्षमता है उसका रेशियो क्या है, 6:4:3। ये P Q और R का है। उसने बोला कि देखो काम के हिसाब से पैसा मिलेगा, आप कितना गड्ढा खोद पाते हो। तो उसने बोला कि पूरे काम का जो पैसा है वो आपको मिलेगा, सबको मिलाकर 2600 है। अब आपको काम के हिसाब से बांटा जाएगा आप में। तो देखिए तो P की क्षमता क्या है, वो 6 है, और तीनों की क्षमता यदि मिला दे तो कितनी है, 6 + 4 + 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितना टोटल पैसा मिलेगा, 2600। तो ये हो जाएगा आपके सामने P को कितना रुपए मिलेगा, तो यहाँ से निकाल लीजिए 6/13 मल्टीप्लाइड बाय 2600, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 200 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से 1200 आपके सामने आंसर आ जाएगा। कोई टफ नहीं था, इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपका अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला है कि अनिल जो है, अनिल वो P से Q ट्रेवल करता है। मान लीजिए यहाँ पर एक डेस्टिनेशन है P और ये है आपके सामने Q। अनिल जो है जहाँ P से Q जाता है, जब वो P से Q जाता है तो उसका जो आपके सामने एवरेज स्पीड है वो क्या है, f किलोमीटर प्रति घंटा।
है ना। f किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो p से q गया, ओके, p से q में गया। अब जो q से p वापस लौट के आता है ना, जब वो p से, देखिए p से q के, p से q गया वो आपके सामने f किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, है ना। फिर जब वो q से p वापस लौट के आता है तो उसकी एवरेज स्पीड होती है r किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, r किलोमीटर पर आवर। तो आप मुझे बताइए कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो आप देखिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पर उसकी, वो एवरेज स्पीड हो जाएगी आपके सामने 2FR डिवाइड बाय F प्लस आर। ये होती है एवरेज स्पीड, जिस प्रकार से आपने पढ़ाई की है ना, 9th में आपने एवरेज स्पीड पढ़ा होगा कि पूरे जर्नी की एवरेज स्पीड किस प्रकार निकाल रहे होते हैं। तो क्या होती है 2FR डिवाइड बाय F प्लस आर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है आपके सामने कि आप जो पूरे जर्नी की एवरेज स्पीड है वो है F प्लस आर डिवाइड बाय 2। इसका मतलब दोनों ही एवरेज स्पीड को इक्वल कर देंगे, तो इक्वल कर दीजिए। ये तो यहाँ से 2FR डिवाइड बाय F प्लस आर इक्वल्स टू F प्लस आर डिवाइड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बनेगा 4FR बराबर F प्लस आर का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा 4FR प्लस एफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2R, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यदि हम 4FR को इस साइड ले आएंगे, है ना, इस साइड ले आएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से वो बनेगा एफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे करता हूँ आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, इसको हटाइए, एफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2FR माइनस 4R बराबर 0। तो ये बनेगा आपके सामने एफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ऑफ 2FR इक्वल्स टू 0। ये क्या है, एफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2FR, वो होता है आपके सामने f माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब f इक्वल्स टू आर है, मतलब ये है कि f जितने स्पीड से वो गया था उतने स्पीड से ही वो आया है। इसका मतलब ये है कि यदि आपका निकालना क्या, देखिए निकालना है कि f बराबर क्या होगा, मतलब f बराबर क्या होगा। देखिए जो f की वैल्यू होगी वो r की वैल्यू होगी, ठीक है। तो p से q के बीच की दूरी कितनी है, वो है 240, ठीक है। वो p से q जाता है, फिर q से q लौट के आता है, q से p लौट के आता है, मतलब कितना डिस्टेंस चला 240 प्लस 240 480 डिस्टेंस चला। टाइम उसको लगा है 6 घंटे। यहाँ से क्या हो जाएगा 480 डिवाइड बाई 6 बराबर, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर है ना 6 5 जा, यहाँ से देखिए 6 8 जा 48 होता है, ठीक है। यहाँ से 80 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड आ जाएगी। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए ये सभी थे आपके मैथमेटिक्स क्लास 9 10th के क्वेश्चंस। आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन थे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाने वाले थे। ऐसा नहीं था कि आपसे सिलेबस से कोई क्वेश्चन था नहीं, हाँ एक क्वेश्चन था एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला, वो शायद 9th के बच्चे नहीं पढ़े होंगे। जो मैंने क्वेश्चन था ना कोलिनियर वाला, 3 लाइन कोलिनियर थी, वो क्वेश्चन था, हो सकता है 9th के बच्चे ना पढ़े हों, ठीक है। उसके अलावा सारे के सारे जो क्वेश्चन थे 9th और 10th दोनों क्लास के बच्चे कर सकते थे यदि उनके दिमाग लगाएंगे। क्वेश्चन टफ नहीं था, हाँ, लेकिन इनको सोचना जरूरी था। यदि आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आसान हो जाएगा, नहीं समझ पाएंगे तो वो टफ ही लगेगा। थैंक यू लवर्स, दिस वाज ऑल अबाउट आवर प्लेट एग्जाम मैथमेटिक्स डिस्कशन फॉर 9th and 10th।